प्रमोद रेलवे में एज अ टेक्नीशियन काम करता था और 58 साल उसकी उम्र थी। एक दिन अचानक से प्रमोद के भाइयों को ये सूचना मिलती है कि प्रमोद अब इस दुनिया में नहीं रहा, प्रमोद की मौत हो चुकी है। जब प्रमोद के भाइयों को ये चीज़ अचानक से पता चलती है तो वो आनन फानन में प्रमोद के पास पहुंचते हैं, वहाँ पहुंचते हैं जहाँ जिस कॉलोनी में जिस जगह प्रमोद पहुंचता रहता है। जब वहाँ जाकर देखते हैं तो जो प्रमोद की पत्नी होती है वो पूरी तरह से अंतिम संस्कार की तैयारी कर चुकी होती है। पंडित भी आ चुके होते हैं और बस शव को अग्निदाह के लिए बस ले जाना बाकी था। वहाँ पहुंचकर जो प्रमोद के भाई होते हैं वो कहते हैं कि भाभी थोड़ा सा रुकिए, एक दो रिश्तेदार और आ रहे हैं, बस आधे घंटे और रुक जाइए, इसके बाद अंतिम संस्कार हो जाएगा। प्रमोद की पत्नी रुक जाती है और जैसे वो रुकती है तो जो प्रमोद के 2-3 भाई होते हैं उनमें से एक भांजा होता है, वो चोरी से पीछे से जाता है और 300 मीटर की दूरी पर थाना होता है। वहाँ पर पहुँचकर थाने में जाकर इस चीज़ को बोल देता है कि वहाँ पर मेरे मामा जो है जिनकी मौत हुई है, उनकी मौत नहीं हुई है, हमें डाउट है, हमें शंका है कि मामा की मौत नहीं बल्कि उनकी हत्या की गई है और इसके पीछे उनकी पत्नी का हाथ है, ऐसा वो कहता है। तो पुलिस तुरंत वहाँ पहुँचती है और जाकर अंतिम संस्कार रुकवा दिया जाता है और रुकवाने के बाद प्रमोद के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि आखिर इसमें हुआ क्या था, आखिर गुनाहगार कौन है। आज की ये कहानी आपको थोड़ा सा वक्त निकाल कर जरूर जाननी चाहिए, सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है JRD और आप देख रहे हैं 9 PM विद JRD। ये कहानी है झांसी उत्तर प्रदेश की। झांसी उत्तर प्रदेश में प्रमोद एज अ टेक्नीशियन काम करता था रेलवे में। और प्रमोद के मिजाज की बात करें तो प्रमोद एक औरत के साथ लिव इन में रहता था और लिव इन में कम से कम वो 10 साल रहता है कॉलोनी में। कॉलोनी में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चल चुका है कि लिव इन में लोग रह सकते हैं। प्रमोद भी उसके साथ लिव इन में रहता था, लेकिन कुछ समय रहने के बाद उसी कॉलोनी के कम से कम 8-10 घर छोड़ने के बाद एक महिला थी जिसके 2 बच्चे थे। पति का कोई ठिकाना नहीं था, वो अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। प्रमोद जब अक्सर ड्यूटी आया जाया करता था तो उस औरत से प्रमोद की नज़रें टकरा जाती थी, आते वक्त भी और जाते वक्त भी। प्रमोद ऑलरेडी एक महिला के साथ रहता था लिव इन में, लेकिन इसके बावजूद भी प्रमोद का धीरे धीरे दिल खिसकने लगता है उस औरत की तरफ जो ऑलरेडी 2 बच्चे की माँ थी। और धीरे धीरे कर उस औरत और प्रमोद के बीच में करीबियाँ बढ़ने लगती हैं और करीबियाँ इस कदर बढ़ती हैं कि प्रमोद को ऐसा लगता है कि अब उसे उस महिला के साथ रहना चाहिए। वैसे उस महिला का परिवर्तित नाम हमने चित्रा रखा है। प्रमोद को चित्रा काफ़ी अच्छी लगने लगती है और प्रमोद जो है सोचता है कि चित्रा से बात करनी चाहिए। आते जाते वक्त एक बार प्रमोद चित्रा से टकरा जाता है और कहता है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो। चित्रा भी कहती है कि आप भी मुझे बहुत पसंद हो, आप जब डेली आते जाते हो तो मैं आपके इंतज़ार में ही बैठी होती हूँ। घर का सारा काम छोड़कर आपके ड्यूटी के टाइम पे आके दरवाजे पे बैठ जाती हूँ आपको देखने के लिए। ये सुनकर प्रमोद काफ़ी खुश होता है और कहता है, अपनी इच्छा जाहिर करता है कि हम चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ रहें। तो चित्रा कहती है कि साथ रहने के लिए शादी करनी चाहिए और आप जिसके साथ रहते हैं, आप लिव इन में रहते हैं, आप बिना शादी के रहते हैं, ये चीज़ मुझे नहीं पसंद है, आपको हमसे शादी करनी पड़ेगी। इस चीज़ पर प्रमोद कोई एतराज़ नहीं करता है, वो कहता है ठीक है मैं शादी कर लूँगा। लेकिन चेतावनी ये थी कि जो जिसके साथ वो लिव इन में रह रहा है उसको पहले उसे छोड़ना पड़ेगा। प्रमोद के लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी क्योंकि उसने शादी नहीं की थी, वो लिव इन में रह रहा था। तो वो आकर उस औरत से कहता है कि अब हमारा तुम्हारा साथ खत्म, अब तुम हमसे दूर जा सकती हो। उस महिला को भी ज़्यादा ऐतराज़ नहीं होता है, वो कहती है ठीक है, अगर तुम्हें कोई और मिल गया है तो कोई बात नहीं, रहो तुम उसके साथ, मैं जा रही हूँ। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती, बड़े ही स्मूथली चीज़ें हो जाती हैं। यानी कि पहली महिला प्रमोद के जीवन से चली जाती है और दूसरी महिला की एंट्री हो जाती है। यानी कि चित्रा अब प्रमोद के जीवन में आ चुकी थी। आते ही चित्रा कहती है कि सबसे पहले हमें शादी करनी चाहिए। अब ये शादी थी एक लव मैरिज, यानी कि 58 साल की उम्र में प्रमोद लव मैरिज करता है। पास के ही मंदिर में जाता है और वहाँ पर चित्रा के जो है गले में
वरमाला डालकर उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है और घर लेकर आता है और हंसी खुशी रहने लगता है। इनका एक परिवार बन जाता है जिसमें प्रमोद और चित्रा के 2 बेटे यानी कि 4 लोगों का एक परिवार बन जाता है। इनकम की बात करें तो एज ए टेक्नीशियन प्रमोद की इनकम ठीक ठाक थी, जिसकी वजह से परिवार का लालन पालन बहुत अच्छे से हो रहा था। प्रमोद के जो भाई थे उन्हें ये शादी मंजूर नहीं थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोल सकते थे क्योंकि प्रमोद उनसे अलग रहता था। लेकिन जब मौका पड़ता था तब प्रमोद और प्रमोद के भाई लोग, भांजे लोग, सब लोग साथ में मिलते थे। ये चीज़ प्रक्रम ऐसे ही चला। अब हुआ कुछ यूँ कि जो प्रमोद की पत्नी थी वो प्रमोद से ये चीज़ कहने लगी कि हम आपकी पत्नी तो बन चुके हैं, लेकिन आपके किसी भी चीज़ में हमारा नाम नहीं है। प्रमोद कहता है कि दुनिया को पता है कि अब तुम हमारी पत्नी हो, तो नाम की क्या आवश्यकता है। लेकिन चित्रा नहीं मानती, वो कहती है कि नहीं, आपको हर जगह मुझे शामिल करना पड़ेगा। प्रमोद पहले इस चीज़ का विरोध करता है, लेकिन जैसे विरोध करना शुरू करता है इसी चीज़ को लेकर बहस मचने लगती है और घर में कलह होने लगती है। चित्रा हर कीमत पे चाहती थी कि प्रमोद के हर एक चीज़ में उसका बराबर का अधिकार हो। अब प्रमोद को भी ये चीज़ समझ में आने लगी थी कि अगर चित्रा को वो अपनी पत्नी मान चुका है तो फिर हर जगह उसका नाम होना भी चाहिए। और यही सोचकर प्रमोद सरकारी वकील से मिलता है और सारे कागजात वगैरह तैयार करवाता है और एक शपथ पत्र बनाता है जिसमें वो इस चीज़ की स्वीकृति देता है कि मेरी प्रॉपर्टी में, मेरी चीज़ों में, मेरे हर एक चीज़ में मेरी पत्नी चित्रा का बराबर का अधिकार है। और ये चीज़ जिस दिन होती है उसी के दूसरे दिन प्रमोद की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से प्रमोद के भाइयों को ये शंका हो जाती है कि कहीं ना कहीं जो प्रमोद की पत्नी है, जिसको अभी सिर्फ और सिर्फ 10 महीने हुए हैं साथ में रहने में, 2 दिन पहले ही प्रमोद ने शपथ पत्र में सारी चीज़ें दी हैं, अपने पत्नी के नाम किया है और 2 दिन बाद ही प्रमोद की मौत हो जाना, ये पक्का इसमें कुछ काली है। और इसी के आधार पर पुलिस जांच करती है। लेकिन पुलिस को चाहिए था कोई ठोस सबूत। अगर कोई ठोस सबूत होता तो उस आधार पर पुलिस जो है गिरफ्तार करती है चित्रा को। पुलिस कॉल डिटेल वगैरह छानना स्टार्ट करती है, सब कुछ करना स्टार्ट करती है। तो पुलिस को एक लिंक मिलता है और लिंक रहता है चित्रा के कॉल डिटेल से। चित्रा के कॉल डिटेल पे एक शख्स होता है जिसका नाम होता है पवन। पवन नाम का, जो कि एक संचालक होता है एक ढाबे का, छोटे मोटा एक ढाबा था, उसी का वो संचालक होता है, मालिक होता है। उसका वो नंबर मिलता है जिस पे चित्रा सबसे ज़्यादा बात करती है। पुलिस इसी चीज़ को आधार बनाकर जाकर सबसे पहले पवन से पूछताछ करती है और वही सेम चीज़ें आकर चित्रा से पूछताछ करती है और दोनों के बयानों में काफ़ी अंतर मिल जाता है। दोनों ने आपस के जो रिश्ते हैं वो कहाँ हैं, कैसे हैं, किस तरीके के हैं, इसको लेके दोनों में मतभेद निकल आता है। दोनों अपने रिश्ते को लेकर क्लियर होते ही नहीं है और पुलिस को डाउट हो जाता है। पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है और जब सख्ती से पूछताछ करती है तो पता ये चलता है कि चित्रा ही हत्यारी निकलती है अपने पति की। चित्रा वो औरत होती है जिसकी निगाह हमेशा से प्रमोद के प्रॉपर्टी, प्रमोद के पैसे पे होती है और पवन वो इंसान है जो चित्रा के जीवन में प्रमोद से काफ़ी पहले से था। और इधर पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो उसमें ये चीज़ पता चल जाती है कि प्रमोद के खाने में जहर था, जो कि प्रमोद की पत्नी चित्रा ने रात को खाने में प्रमोद को दिया था, जिसको खाने के बाद प्रमोद की मौत हो गई। और सुबह वो सूचना देती है सभी लोगों को, जल्दी जल्दी आनन फानन में सब लोग पहुंचते हैं, लेकिन इधर ये पूरे अंतिम संस्कार की तैयारी कर चुकी होती है और सिर्फ अगर 10 मिनट लेट हो जाते तो प्रमोद का अंतिम संस्कार हो जाता और पुलिस को कोई ऐसा पुख्ता सबूत ना मिल पाता कि वो ये कह पाते कि मौत क्यों हुई है। ये थी आज की कहानी। किसी पर विश्वास कर पाना आज के ज़माने की सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर आप किसी पे जल्दबाजी में विश्वास कर ले रहे हैं ना तो आप मूर्ख हैं। लोग आपको मूर्ख बनाकर ही छोड़ेंगे। सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। और क्या कहना चाहेंगे आप इस
घटना के बारे में आप कमेंट करके बताएं। कल हम फिर से मिलेंगे एक नई सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद।